हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो शिवराज सिंह चौहान, योगी आदित्यनाथ को आपने सुना और अब एबीपी न्यूज के ई शिखर सम्मेलन के इस कारवां में हमारे साथ जुड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब। भूपेश बघेल जी, बहुत बहुत स्वागत सर आपका एबीपी न्यूज में। सबसे पहले तो मैं ये देश को भी बताना चाहती हूं कि देखिए, आंकड़े जिस तरीके के छत्तीसगढ़ के सामने निकल कर आ रहे हैं वो ये बताते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार ने बेहतर तरीके से कोरोना की चुनौती का सामना किया है। सवाल मेरा इसमें यह है सर कि ये कोरोना से जंग जल्दी शुरू कर दी थी, वही मददगार साबित हुई क्या इसमें? बिल्कुल सही आपने कहा है कि जैसे हमको जानकारी मिली वैसे ही हम लोगों ने इसकी तैयारी कर ली और 13 तारीख से ही जितने भी मार्केट है, शॉपिंग मॉल है, टॉकीज है, स्कूल कॉलेज, ये सब हम लोगों ने बंद कर दिया था। और उसके बाद 18 तारीख को सारी सीमाओं पर हमने, जैसे पहले कोरोना पॉजिटिव मिला, हमने सब जगह 144 धारा लागू कर दी और उसके बाद सीमाओं को सील कर दिया और जिलों को सील किया। और उसके बाद 21 तारीख को ही पूरे प्रदेश में हमने लॉकडाउन कर दिया था, कर्फ्यू लगा दिया था। तो इसका और प्रचार प्रसार भी किया। और दूसरी बात यह है कि उसके साथ साथ लोगों के जो दैनंदिन उपयोग की जो चीजें हैं उसको किस प्रकार से मुहैया कराया जाए, उन सब चीजों को हमने छूट दिया था। चाहे राशन दुकान हो, चाहे मेडिकल स्टोर हो, पंप, पेट्रोल पंप हो, चाहे वो सब्जी बाजार हो, जो रोज उपयोग में आने वाली चीजें हैं उसके मुहैया किस प्रकार से उसको सुव्यवस्थित किए। इस कारण से कोई अफरा तफरी नहीं मची और लोगों ने इसको, जब कम से कम परेशानी हुई तो सब लोगों ने सहयोग किया और सभी वर्गों को साथ में लेने के कारण से ही ये संभव हो पाया। चाहे सामाजिक संगठन हो, चाहे हमारे अधिकारी कर्मचारी हो, सभी विभागों के लोग। सर, ये जो दूरदर्शिता दिखाई, तो ये खुद सरकार के अपने स्तर पर आप लोगों ने दिखाई या फिर इसमें राहुल गांधी का भी आपको योगदान मानते हैं? जी देखिए, जो उसके पहले खुद ही मैं अमेरिका दौरे से लौट के आया था, वहाँ स्थिति देखा था और राहुल जी ने भी जो बातें कही है, जो लगातार देश में घटनाएं घट रही थी उससे वो है। तो निश्चित रूप से हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसके हमारे प्रेरणा स्रोत हैं और उनके भी, उन्होंने जो बात कही उसको हम लोगों ने गंभीरता से लिया। जी सर, मेरा अगला सवाल ये है कि जिस समय देश में लॉकडाउन शुरू हुआ उस समय हम लगातार वो देश का जो हेल्थ बुलेटिन आता है, जो स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है जिसमें आईसीएमआर के जो प्रतिनिधि हैं वो भी अपनी बात रखते हैं, तो उससे ये बात समझ में आती थी कि देश में कोरोना से लड़ने का मॉडल है आइसोलेशन, आइसोलेशन, आइसोलेशन। लेकिन अगर छत्तीसगढ़ को देखें तो हमको ये समझ में आता है कि आपने वो केंद्र सरकार वाले मॉडल की जगह कोरियन मॉडल को शायद तरजीह दी, जिसमें आपने 3T, ट्रेस, टेस्ट, ट्रीट, इसकी ओर कदम अपने बढ़ाए। तो ये क्या बेहतर मॉडल है भारत सरकार के मॉडल के मुकाबले, आपको ऐसा लगता है? देखिए, जो भारत सरकार से एडवाइजरी मिलती रही है उसको हम लोगों ने पालन किया, लेकिन मुख्य रूप से बात यह है कि ये जो बीमारी है वो विदेश से आया हुआ है और विदेश जो यात्रा की है उन्हीं से ट्रांसफर होना है। तो जितने विदेश से आए थे, हमारे यहाँ करीब 2100 लोग विदेश यात्रा किए थे, छत्तीसगढ़ के लोग 1 मार्च के बाद से। सबको हमने ट्रेस किया, सबको होम आइसोलेशन में रखा और सबके टेस्टिंग की व्यवस्था की और बिना लक्षण के भी, जो पहला केस मिला था उसको भी लक्षण नहीं था और वहां से फिर शुरुआत हुई। तो ये जितने भी लोग थे खोज के हम लोगों ने उसको होम आइसोलेशन में किया। सारे अधिकारी और कर्मचारी बराबर मॉनिटरिंग करते रहते रहे कि घर से कोई बाहर तो नहीं निकल रहा है। एक एक कर्मचारियों के, अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी गई थी और लोगों ने भी सहयोग किया, जो निर्देश है उसका पालन किया और इससे हमको जो कोरोना के जो मरीज है उसको खोजने में आसानी हुई। जी, टेस्टिंग के मामले में आप कहां देखते हैं प्रदेश को? क्या अभी और टेस्ट बढ़ाने की जरूरत है या फिर जितने टेस्ट हैं वो ठीक है, पर्याप्त है? देखिए, टेस्टिंग के मामले में भारत सरकार ने जो पहले किट उपलब्ध कराया था वो सीमित था। हमारे साथ हमने नया रास्ता खोजा कि भाई टेस्टिंग किट कम है, जब पूरे लक्षण उभर आएंगे तब टेस्ट करेंगे। हमने कहा कि भाई, जो भारत सरकार ने कहा सोशल डिस्टेंसिंग, हमने कहा फिजिकल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखा जाए, ये बीमारी नहीं होगी। साफ सफाई के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए और हमारे छत्तीसगढ़ के गाँव में, खासकर आदिवासी अंचलों में तो बिल्कुल सड़कों को ब्लॉक कर देता है, गाँव से कोई
न बाहर जा पा रहा था, न गांव के अंदर आ पा रहा था, और ये व्यवस्था अभी भी है, और इस कारण से हमको सफलता मिली। सर, आपने एक बात जो कही है वो मुझे बहुत दिलचस्प लगी। मैं इस पर चाहती हूँ कि आप थोड़ा और ज्यादा जानकारी दें। मतलब सोशल डिस्टेंसिंग आप कह रहे हैं कि भारत सरकार ने कहा, हमने कहा छत्तीसगढ़ में फिजिकल डिस्टेंसिंग, तो ये महज शब्दों का हेरफेर है या फिर इसके मायने बहुत गहरे हैं और उन्हें समझना चाहिए? बेहतर आप बता पाएंगे। देखिए, जब सोशल डिस्टेंसिंग करते हैं तो आप किसी वर्ग में बढ़ जाते हैं, फिर जो कर्मचारी काम करने आ रहे हैं उसके साथ आपका व्यवहार दूसरा हो जाता है। लेकिन आप फिजिकल डिस्टेंसिंग करते हैं तो आपका जो रवैया है कि मुझे चाहे घर के सदस्य हों, चाहे मेरे समाज के हों, चाहे दोस्त हों, चाहे कोई भी हो, उससे हमको दूरी बना के, एक निश्चित दूरी बना के रखना है ताकि कोरोना ट्रांसफर ना हो सके। यदि मुझ पे है तो दूसरे पे ना हो, तो दूसरे को तो मुझ पर ना आ सके। तो ये फिजिकल डिस्टेंसिंग ही महत्वपूर्ण है और इसका हमने पालन किया। तो आपने तो बिल्कुल अलग ही सा छत्तीसगढ़ मॉडल एक बना दिया। क्वारंटीन को लेकर भी देश में जहां 14 दिन की व्यवस्था है, वहां शायद छत्तीसगढ़ में 28 दिन। ये छत्तीसगढ़ मॉडल क्वारंटीन में भी। जी देखिए, क्वारंटीन में भी आप देखेंगे, ये सबसे पहला केस हमारा बिलासपुर को मिला। दूसरा वाला केस पहले तो रायपुर का मिला था, दूसरा केस हमारे बिलासपुर को मिला। वो जो पेशेंट है वो 2 महीने पहले विदेश यात्रा करके लौटी थी और उसको कोई लक्षण नहीं था, लेकिन क्योंकि विदेश यात्रा करके आए तो उसको टेस्ट किया गया और 2 महीने बाद उसको पॉजिटिव मिला। तो ये हमने भारत सरकार को भी सूचित किया, भाई ये 14 दिन आप करें, ये तो 28 दिन से ऊपर का हो गया, और उसके बाद फिर 28 दिन के क्वारंटाइन की बात सामने आया। तो ये जो आप इतनी अच्छी सलाह जानकारियां भारत सरकार को भी देते हैं, मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम बैठक भी करते हैं, तो आप लोगों के सुझाव, आप लोगों की सलाह उसे तरजीह दी जाती है? देखिए, बहुत सारी चीजें हैं जो हमने गाइडलाइन शुरू किया, जो हमने सर्कुलर जारी किया कि कलेक्टर को क्या क्या करना है। हमने 23 तारीख को जो सर्कुलर जारी किया था, भारत सरकार जो 24 तारीख की सर्कुलर जारी किया हूबहू है। हमने ये कहा कि पूरे प्रदेश में हमारी व्यवस्था सभी जिलों में एक प्रकार की है। सभी जनप्रतिनिधियों से बात किए, सामाजिक संगठनों से बात किए और अधिकारी कर्मचारी से बात किए, तो पूरे प्रदेश में एक प्रकार की व्यवस्था रही है और यही व्यवस्था पूरे देश में लागू होना चाहिए। ये जब बात हमने कही तो फिर भारत सरकार ने भी उसी का पालन किया। अब भारत सरकार फिर अपने हाथ में लेके हर जिले में एक प्रकार की व्यवस्था हो, ये भारत सरकार ने भी माना। ये मेरे लिए खुशी की बात है। ये तो अच्छी बात है ना सर, इसी तरीके का तालमेल चाहिए भी देश को, क्योंकि कोरोना काल संकट काल है। अच्छा, मैं अब लॉकडाउन पर आना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए महज 2 दिन बाकी रह गए हैं जब ये लॉकडाउन 2 खत्म होने वाला है। ऐसे में आपको क्या लगता है आगे का रोड मैप अब यहाँ से क्या होना चाहिए? देखिए, वो पहली जो रेलगाड़ी है मजदूरों को लेकर, वो तेलंगाना से आज हटिया के लिए रवाना हो गई है। आपको लगता है कि इसी तरीके से रेल चलाई जानी चाहिए, और आपका प्लान क्या है? आप क्या चाहते हैं? जी, मैंने अमित शाह जी से, गृह मंत्री जी से मैंने खुद बात की थी, पत्र भी लिखा और मैंने सुझाव दिया कि मेरे छत्तीसगढ़ के जम्मू में बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में मजदूर वहां रह रहे हैं। मैं बस भेज के उसको नहीं मंगा सकता, क्योंकि आने में 2 से 3 दिन का समय लगेगा और वो फिर कहाँ उतरेगा, कहाँ, यदि संक्रमित नहीं है तो कहाँ संक्रमित होकर आएगा, इसका पता नहीं है। आप पूरा वहाँ राशन पानी की पूरा व्यवस्था कर दीजिए और टाइम टू टाइम ट्रेन चले तो आसानी होगी, लोगों को भी आसानी होगी और हम लोगों को भी आसानी होगी। दुरुस्त है, मालूम सीमावर्ती राज्य है, मध्य प्रदेश की बात है या मेरे महाराष्ट्र जो नागपुर का हिस्सा मेरे से लगा हुआ है, उड़ीसा है, झारखंड है या तेलंगाना है, तो यहाँ तो मैं बस भेज के मंगा सकता हूँ, लेकिन बहुत दूर है, बिहार है, यूपी है, नॉर्थ ईस्ट, असम में हमारे लोग फंसेंगे, उनके लिए मैं बस नहीं भेज सकता। पता नहीं कितने एक्सीडेंट हो, कोरोना में मेरे यहाँ एक भी घटना नहीं घटी और रोड एक्सीडेंट होगा तो पता नहीं क्या होगा, तो ये संभावना बनी रहेगी। इसलिए मैंने सुझाव दिया था कि ये जो मजदूर हैं और हमारे यात्री हैं, रिश्तेदारी में गए हैं, उनके लिए ये विशेष ट्रेन चलाई जाए टाइम टू टाइम। जम्मू से सीधा यदि रायपुर आए, जैसे अभी आपने बताया कि तेलंगाना से सीधा झारखंड जा रहे हैं, तो इसी प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसी आपको लगता है कि पंजाब के लिए भी ऐसी व्यवस्था कर देनी चाहिए थी?
पंजाब बिल्कुल के होना लिए चाहिए। महाराष्ट्र से ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए थी, क्योंकि अब पंजाब में हम देख रहे हैं कैसे अचानक से विस्फोट हो रहा है कोरोना के मरीजों का, और उसमें बड़ी वजह यही है कि वो जो श्रद्धालु महाराष्ट्र से वापस लौटे हैं, जैसे जैसे उनके टेस्ट हो रहे हैं, रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। सर उसको क्वारंटाइन में रखना चाहिए, आइसोलेशन में रखना चाहिए, होम आइसोलेशन में गवर्नमेंट अपनी व्यवस्था करे ताकि उसको बराबर देखभाल किया जाए। घर में रहेंगे तो घर में 4 लोग और संपर्क में आएंगे। इसलिए जिलों में इसकी व्यवस्था होनी चाहिए और उसे क्वारंटाइन में रखना चाहिए। पॉजिटिव उसको हॉस्पिटल में रखें, बचत क्वारंटाइन में रखें। तो ये व्यवस्था तो होनी चाहिए कि देखिए बहुत दिनों तक के लोगों को अपने घर से दूर नहीं रख सकते, और ये गर्मी का सीजन है और इसमें बाहर भी लोग मजदूर रह सकते हैं, गांव के स्कूलों में रह सकते हैं, पंचायत भवन में रह सकते हैं, जो मंगल भवन है उसमें रह सकते हैं। लेकिन बरसात आने के बाद ये स्थिति भयावह हो सकती है। तो ये जो मई महीना है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जितना भी, ये बात सही है कि लोग आवागमन करेंगे तो संक्रमित होने के चांसेस रहेंगे, लेकिन यदि आप व्यवस्था नहीं करेंगे तो लोग पैदल आ रहे हैं, खुद की व्यवस्था करके आ रहे हैं, लोग अपने घर से दूर रह ही नहीं सकते। बहुत दिन हो गया, 1 महीना 1.5 महीना हो गया, बहुत मुश्किल बीत रहा है। तो अभी जितना हो सकता है तो हम लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन बरसात आने के बाद इस कंट्रोल से बाहर हो सकता है। अच्छा, तो आपको ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र और पंजाब दोनों सरकारों में कहीं ना कहीं कुछ तालमेल की कमी रह गई, जिस तरीके से ये अचानक से कोरोना के मरीजों का बूम पंजाब में, महाराष्ट्र जो श्रद्धालु पंजाब पहुंचे? देखिए, मुझे इसके बारे में पूरी घटना के बारे में जानकारी नहीं है, तो मैं नहीं करूंगा। लेकिन बड़ी संख्या में महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ में, हमारी छत्तीसगढ़ की सीमा में गाड़ियां आती है, छोड़ के चली जाती है, फिर पैदल आते हैं। तो ये अब हमारे यहाँ तो मजदूर जो महाराष्ट्र से, तेलंगाना से, कोई कलकत्ता के लिए जा रहे हैं, तो उड़ीसा के लिए जा रहे हैं, सैकड़ों की तादाद में लोग पैदल जा रहे हैं। हम लोग उसकी भी व्यवस्था कर रहे हैं। तो भाई हमारी सीमा में आ रहे हैं, उसकी गाड़ी की व्यवस्था कर दी, खाने पीने की व्यवस्था कर दी, टेस्ट कर लीजिए और उसके बाद उसे सीमा में छोड़ दें और उनके राज्यों को बता दें। सर, आपके यहाँ जो मजदूर फंसे हुए थे उनको आपने किस तरीके से संभाला? उनके खाने पीने का इंतजाम आपने किस तरीके से किया? और क्या इससे आर्थिक बोझ प्रदेश पर बढ़ा? उससे किसी तरीके का असर? आज 1 मई है, मतलब कर्मचारियों को तनख्वाह सरकार दे पा रही है? दिक्कत तो नहीं आ रही है? पूरी आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। आज श्रमिक दिवस है, मैं सभी श्रमिकों को बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। लेकिन हमने जैसे ही लॉकडाउन की स्थिति आई, हमने 144 धारा लागू किया और लॉकडाउन लागू करने वाले थे, वैसे ही सारे उद्योगपतियों से कहा कि आप दूसरे प्रदेश के जो मजदूर आपके यहाँ काम कर रहे हैं उसको 1 महीने का वेतन दीजिए, उसके रहने खाने पीने की व्यवस्था करिए, आपको इसको भेजना नहीं है। तो 26,000 मजदूर उद्योगों में यही रहे, जो इंडस्ट्री है उसमें, और 10,000 जो मजदूर थे उसके लिए हमने आश्रय भवन का व्यवस्था की और उसमें 10,000 मजदूर हैं, वो राशन भोजन करें 1 महीने तक के लिए बराबर वो लोग रहे, उनकी व्यवस्था हमने की है। अब रही सवाल दूसरे प्रदेश में जो हमारे मजदूर हैं, सबके नाम, पता, फोन नंबर हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया है। अब उसको लाने की व्यवस्था हमने शुरू कर दिया है। पड़ोसी राज्यों से आना भी शुरू हो गया है, लेकिन दूरस्थ राज्यों में बिना भारत सरकार के ट्रेन चलाए बिना लाना संभव नहीं हुआ। ठीक है सर। अच्छा, आर्थिक मोर्चे पर किस तरीके की मुश्किल, कोई दुश्वारी जो राज्य सरकार को आ रही है? केंद्र से जिस तरीके की मदद चाहिए वो मिल रही है, या फिर कुछ सहयोग जो आप चाहते हैं मोदी सरकार आपको दे? देखिए, इसको आप 3-4 भागों में बांट सकते हैं। एक सेक्टर है मजदूर, दूसरा किसान, तीसरा हमारे आदिवासी, चौथे व्यवसायी और उद्योगपति। तो मजदूरों के लिए मैं बताना चाहूंगा 20 लाख मजदूर हमारे मनरेगा में काम कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में। पूरे देश में सर्वाधिक मजदूर काम कर रहे हैं। जहाँ तक कि जो जंगल में रहने वाले हमारे आदिवासी या परंपरागत निवासी हैं, उसके दुकानें बंद थी, उनके जो लघु वनोपज है, महुआ का, इमली का, तेंदुपत्ता का सीजन है, आदिवासी उसको एकत्रित करके लाते हैं, तो उसको खरीदने वाला नहीं था। हमने स्व सहायता समूह के माध्यम से समर्थन मूल्य में खरीदी की व्यवस्था की और महुआ तो 17 रुपया प्रति किलो है समर्थन मूल्य, हमने 30 रुपये में इस साल खरीदी की है। तो 4,000 प्रति मानक बोरा के दर से तेंदुपत्ता खरीदा। तो मजदूरों की व्यवस्था हमने कर दी, आदिवासियों की आर्थिक व्यवस्था खराब न हो उसकी व्यवस्था हमने कर दी। किसानों के समर्थन मूल्य हमने 83 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा है समर्थन मूल्य में,
और राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 5,000 करोड़ की व्यवस्था हमने कर रखा है, ताकि उसके अंतर की राशि 685 रुपये प्रति क्विंटल हम किसानों को दे सकें, इसकी व्यवस्था हमने कर रखा है। अब सवाल जो लघु उद्योग हैं, मध्यम श्रेणी के उद्योग हैं, इनके लिए हमने भारत सरकार को पत्र लिखा है। छत्तीसगढ़ को निश्चित रूप से जो आय है उसमें 30% की कमी होगी भारत सरकार की, इसके लिए हमने पत्र लिखा है कि इससे आर्थिक पैकेज हम लोगों को दे, ताकि जो वित्तीय घाटा हो रहा है उसकी पूर्ति की जा सके। ठीक है सर, अब सवाल ये कि 2 दिन बाद, क्योंकि लॉकडाउन 2 तो खत्म हो रहा है, तो आगे क्या, लॉकडाउन 3 या लॉकडाउन फ्री? अब वो तो भारत सरकार को निर्णय लेना है, और भारत सरकार जो निर्णय लेगा उसको हम लोग मानेंगे, करेंगे। लेकिन मैं निवेदन आपके चैनल के माध्यम से मैं करना चाहूंगा कि लॉकडाउन अब राज्यों को के हाथ में सौंपना चाहिए, उसे कुछ छूट देना चाहिए कि वो अपने आर्थिक गतिविधि किस प्रकार से संचालित करे। क्योंकि जैसे मान लो छत्तीसगढ़ की बात है तो हमारे यहाँ 28 जिला है, 28 में से 26 जिला है वो ग्रीन डिस्ट्रिक्ट है। तो हम लोगों को ये छूट मिलना चाहिए कि हम अपने आर्थिक गतिविधि संचालित कर सकें। बाजार खोलने, किसको खोलना है किसको नहीं खोलना है। अब भारत सरकार ये कहती है कि रजिस्ट्री कार्यालय खोलो, लेकिन रजिस्ट्री आपको नहीं करना है, तो फिर उस कार्यालय खोलने का औचित्य क्या है, फायदा क्या है? सही। हाँ, तो इसी प्रकार ये जो छोटे छोटे फैसले हैं उसको राज्य सरकार को निर्णय लेने का अधिकार देना चाहिए। तो आप ये कह रहे हैं कि राज्य सरकारों को ज्यादा फैसले लेने की यहाँ पर छूट केंद्र की तरफ से दी जानी चाहिए, क्योंकि सर देखिए जोन्स में बांटने की बात तो सामने निकल कर आ रही है कि केंद्र की तरफ से वो रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन ये बांटे जाएंगे। तो मतलब ग्रीन जोन में क्या कुछ हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है? आप ये कह रहे हैं कि इसकी गाइडलाइंस बेहतर ये रहेगा कि राज्य सरकार अपने स्तर पर तय करे, बजाय इसके कि केंद्र की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हो। आप यही कह रहे हैं? जी बिल्कुल। मेरे प्रदेश में किस जिले में क्या क्या गतिविधि है भारत सरकार को नहीं जानती, इतना डिटेल तो नहीं जान पाएंगे लोग, लेकिन हमें मालूम है कि हमारे इस जिले में क्या क्या व्यवसायिक, व्यापारिक, औद्योगिक गतिविधि या कृषि के क्षेत्र में गतिविधि संचालित होती है, हम लोगों को पता है। तो कहाँ तक की छूट देना है वो उसकी जिम्मेदारी हम लोगों को देना चाहिए। सही। अच्छा सर, जिस तरीके से अभी आपने ही बताया कि भाई हमारे छत्तीसगढ़ में 28 में से 26 जिले जो हैं वो ग्रीन जोन में आते हैं, तो ये जो ग्रीन जोन है, आपको क्या लगता है इन ग्रीन जोन में जो इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट है उसकी भी छूट दी जानी चाहिए? आप इसके पक्षधर हैं? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। एक सीमित दायरे में उसकी छूट मिलना चाहिए। ये भीड़ भाड़ वाले, देखिए जो शॉपिंग मॉल है, जो थिएटर है ना, स्कूल कॉलेज है, जहाँ भीड़ इकट्ठा होता है वो काम तो हम बंद करके रखें, भारत सरकार बोले तब भी हम बंद करके रखें। लेकिन जो और जो गतिविधि है जिसे फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए जो काम किया जा सकता है, वैसे हमारे यहाँ औद्योगिक गतिविधि भी संचालित हो गई है, बड़े उद्योग शुरू हो गए हैं। हालांकि उत्पादन कम उत्पादन कर रहे हैं, क्योंकि जितने उत्पादन होते हैं उसमें से 80% तो दूसरे प्रदेश में जाते हैं। लेकिन हमने औद्योगिक जो उत्पाद है उस पर भी इस प्रकार की व्यवस्था हो, उसके लिए हमने अभी सड़क बनाने का काम, पुल पुलिया बनाने का काम, ये काम भी हमने शुरू कर दिया है फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते। ठीक है, तो मुख्यमंत्रियों के साथ जब प्रधानमंत्री बैठक करते हैं उसमें आपने उनको ये सलाह नहीं दी? लॉकडाउन 2 में भी यकीनन आपके यहाँ तो कई ऐसे जिले थे जहां पर छूट दी जा सकती थी, और जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि आप बेहतर समझते हैं, राज्य सरकार बेहतर समझती है किस तरीके के काम धंधों को छूट मिलनी चाहिए, तो ये आपने तब उन्हें मशवरा नहीं दिया? देखिए ऐसा है कि ऐसे बैठक रहते हैं तो आप हाथ उठा के आप कह सकते हैं मुझे बोलने का अवसर दिया जाए, लेकिन जब आप इस प्रकार की जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है तो उसमें जो अवसर वहां से मिलेगा वही तो बोल पाएगा। और ये 4 बैठक में मुझे तो एक बार बोलने का मौका मिला, और हर मुख्यमंत्री मिल भी नहीं सकता, ये बात भी सही है। 2.5 घंटा 3 घंटा बैठक चलती है, उसमें अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री का अवसर दिया जाता है। तो अब जिस समय आपको अवसर मिला उस समय के जो सुझाव है वही दे पाएंगे आप। सही कह रहे हैं आप सर। मैं बस आपसे अब चलते चलते ये जानना चाहती हूँ कि पहले लॉकडाउन में प्रधानमंत्री ने कहा था जान है तो जहान है, दूसरे लॉकडाउन के समय में मंत्र निकल कर आया प्रधानमंत्री की तरफ से जान भी जहान भी। अब आगे का रास्ता आपको क्या लगता है, क्या मंत्र होना चाहिए आगे के लिए? अब ऐसे मंत्र तो प्रधानमंत्री जी देते रहते हैं, उनको
उनको बेहतर जानेंगे, मैं कुछ सुझाव नहीं दे पाऊंगा, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। और कोई नया मंत्र देंगे तो पूरा देश सुनेगा और चलेंगे भी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आप सुन रहे थे। शानदार तरीके से अभी तक छत्तीसगढ़ ने कोरोना की इस महामारी का सामना किया है, मजबूती के साथ सामना किया है। एक भी मौत छत्तीसगढ़ में कोरोना से अब तक नहीं हुई है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।